कहानी की शुरुआत आर्कटिक रीजन से होती है, जहां रिसर्च करने गए कुछ वैज्ञानिकों को बर्फ में दफन एक अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है। रिसर्चर्स ने इस चीज वाला एक आइस ब्लॉक काटा और इसे अपने साथ लैब में ले गए, जहां शुरुआती पड़ताल में उन्हें पता चला कि ये आइस ब्लॉक हजारों साल पुराना है। इसके बाद टीम ने अपने सीनियर्स को फैक्स किया और बताया कि हमें आर्कटिक में दफन काफी पुरानी चीज मिली है। आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में मददगार साबित हो सकती है, इसलिए आप यहाँ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भेज दीजिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो ह्यूमैनिटी से जुड़ी एंशंट और करंट हर तरह की चीजों पर रिसर्च करते हैं। कुछ देर बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टैनली लैब में एंट्री लेता है, जिसे डॉक्टर डियाने पूरी स्थिति एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ये एक प्री हिस्टोरिकल क्रीचर है। फिलहाल के लिए ये लोग इस क्रीचर को एक भालू या किसी अन्य तरह का जानवर समझ रहे थे, क्योंकि हाल ही में रशिया को भी यहाँ बर्फ में दफन 4000 साल पुराना मैमथ मिला था। लेकिन इन्होंने जब आइस ब्लॉक को लेजर से काटना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। अब स्टैनली इस पर और रिसर्च करना चाहता था, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स बॉडी को काटकर किसी बेस्ट रिसर्च लैब में भेजना चाहते थे ताकि इसके डीएनए सेल्स पर अच्छे से रिसर्च की जा सके। कुछ देर बाद बर्फ पिघलाकर आइसमैन के शरीर पर रिसर्च शुरू की जाती है। इस दौरान उन्हें पता चला कि बॉडी हलचल तो नहीं कर रही, लेकिन इसके सेल्स आज भी एकदम सही काम कर रहे हैं। कुछ सेकंड बाद डियाने देखती है कि इसके ब्रेन से भी सिग्नल वेव्स उठ रही है। डियाने बताती है कि हो सकता है उस दौर की ह्यूमन बॉडीज में क्रायोप्रोटेक्टेंट नाम का सब्सटेंस मौजूद रहा होगा, जिसके चलते इनकी बॉडीज फ्रीज होने के बावजूद भी जिंदा बची हुई है। ये देख मेडिकल टीम काफी शॉक में थी और साथ ही साथ अब उन्हें लगने लगा था कि वो लोग इसे वापस जिंदा कर सकते हैं। सभी लोग आइसमैन को रिवाइव करने की कोशिश में जुट जाते हैं और उसे शॉक दिया जाता है। ऐसा करने पर उसकी हार्ट बीट भी चालू हो गई और आइसमैन ने आंखें भी खोल ली। ये नजारा देख हर कोई खुशी से झूम उठा, क्योंकि उन्होंने इतिहास की सबसे विचित्र चीजों में से एक को अंजाम दिया था। लेकिन अपने आसपास इतने सारे मास्क पहने हुए लोगों को देखकर आइसमैन बुरी तरह से घबरा गया और झटपटाने लगा। ऐसे में डॉक्टर्स ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत करने का फैसला लिया, लेकिन आइसमैन अब भी छटपटा रहा था। मगर स्टैनली इसके पीछे की वजह समझ गया। स्टैनली ने बगैर हिचकिचाए अपना मास्क उतारा और आइसमैन के सामने चला गया। अब चूंकि स्टैनली के फेस पर खूब सारी बियर्ड और सर पर बिना शैम्पू किए हुए गंदे बाल थे, तो आइसमैन को ये अपनी बिरादरी का लगा और वो शांत होकर चैन की नींद सो गया। इसके बाद रिसर्चर्स की पूरी टीम एक कमरे में इस पर डिस्कशन करते हैं। इन सभी के मुताबिक ये उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज है, जिसके लिए उन्हें कम से कम नोबेल प्राइज तो मिल ही जाएगा। डियाने और उसकी टीम ह्यूमन बॉडीज के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट की खोज कर रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर कैंसर पेशेंट्स के शरीर में क्रायोप्रोटेक्टेंट डाल दिया जाए तो हम उन्हें फ्रीज करके जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि फिलहाल हमारे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है, लेकिन जैसे ही कैंसर की दवा तैयार होगी तो हम उन फ्रोजन पेशेंट्स को वापस जिंदा करके उनका इलाज कर लेंगे। और अब आइसमैन डियाने का ये आइडिया सफल बना सकता है। मगर स्टैनली डियाने के विचारों पर सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि कोई भी इंसान अमर नहीं होना चाहिए। धरती पहले ही पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रही है। स्टैनली उससे क्रायोप्रोटेक्टेंट पाने की बजाय हजारों साल पहले के लोगों का जनजीवन और उनकी आदतें समझने का इच्छुक था। उसने अपनी रिसर्च के लिए रिक्वेस्ट करके टीम को 2 हफ्तों के लिए मना लिया और आइसमैन के लिए उसके दौर जैसा ही मिनी इकोसिस्टम तैयार किया, जिसमें जंगल जैसे पेड़ पौधे और जानवर रहने वाले हैं। अब जब आइसमैन को इसमें छोड़ा गया और उसे होश आया तो वो अपना पुराना माहौल देखकर काफी खुश हुआ। आंख खुलते ही उसने इधर उधर पड़ताल की और एक पेड़ से बेरीज तोड़कर उसका जूस पिया। इसके बाद उसने एक पक्षी का पीछा कर उसके घोंसले से अंडे चुराकर खाए और रात होने पर पत्थरों से आग जलाकर आदिमानवों की तरह खाना भी बनाया। अगले दिन आइसमैन झरने के नीचे नहाया और मछलियां पकड़ने में जुट गया। इसी दौरान पानी में उसके हाथ एक पाइप लग गया। जब उसे ये चीज समझ में नहीं आई तो वो फौरन इसे चबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे भी कुछ हाथ नहीं लगा तो वो पाइप का पीछा करते हुए एक सीक्रेट दरवाजे तक पहुंच गया और इसे तोड़ने की कोशिश में जुट गया। जब आइसमैन ने दरवाजा तोड़ा तो पाया कि यहाँ कई इंसान और पिंजरों में कैद जानवर भी मौजूद है। ये नजारा देख उसे पता चल गया कि वो किसी तरह के ट्रैप में कैद है। वो वापस भाग गया और पागलों की तरह तोड़फोड़ करने लगा। वैसे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर दबा देना। हाँ, तो आइसमैन को पागल होते देख रिसर्चर्स ने उसे ट्रैंक्विलाइज किया और वापस लैब में ले गए। लेकिन स्टैनली इससे ज्यादा खुश नहीं था। उसका कहना था कि हमें आइसमैन को लैब का चूहा समझने की बजाय
एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसे भी हमारी तरह आजाद रहने का हक है। इसके अलावा मुझे टीम ने पूरे 2 वीक्स का टाइम दिया था, इसलिए तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डियाने का कहना था कि उन्हें सोए हुए आइसमैन का फायदा उठाना चाहिए और अपनी शोध जारी रखने चाहिए। उसे मनाने के लिए स्टैनली उसे कुछ आदिवासियों की स्पेशल पावर्स की फुटेजेस दिखाता है और कहता है कि हम इस पर कुछ दिनों तक नजर रखकर ये पता कर सकते हैं कि इंसानों ने ऐसी स्पेशल एबिलिटीज आखिर पाई कैसे थी। ये सुनकर डियाने उसकी बात मान गई और आइसमैन को वापस उसके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार स्टैनली ने देखा कि आइसमैन उदास और मायूस था। वो किसी भी प्रकार की हरकत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पता चल गया कि वो कैद में है। ऐसे में स्टैनली खुद की जान जोखिम में डालकर उसके पास जाने का विचार करता है। आइसमैन स्टैनली को देखकर पहले तो डर गया, लेकिन फिर वो उसे जमीन पर गिराकर पत्थर मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंतिम समय पर वो रुक गया, क्योंकि उसे अपने और स्टैनली में कुछ सिमिलैरिटीज लगी और महसूस हुआ कि ये मेरे जैसा ही है, शायद इससे कोई खतरा नहीं है। ऐसे में आइसमैन स्टैनली से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगा। स्टैनली ने उसे चार्ली नाम दिया। साथ ही साथ स्टैनली के इशारों पर उसने ये भी बताया कि मेरे छाती पर ये बड़े से निशान एक विशालकाय पक्षी ने मुझे दिए थे। इधर स्टैनली और आइसमैन के बीच हो रही बातों में अब अन्य रिसर्चर्स भी रुचि दिखाने लगे। उन्होंने आइसमैन की बातें समझने के लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट मेबल को बुलाया और वो आइसमैन की भाषा समझने पर काम शुरू कर दिया गया। इधर स्टैनली और आइसमैन की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। स्टैनली एक दिन पत्थरों से म्यूजिक बनाते हुए गाना गाता है, जो कि आइसमैन को काफी पसंद आया और जनाब इसे स्टैनली के साथ साथ कॉपी करने की कोशिश भी करने लगे। दूसरी तरफ रिसर्चर्स साथ साथ आइसमैन पर एक्सपेरिमेंट्स भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सब लोग उसके शरीर में मौजूद क्रायो प्रोटेक्टेंट की भी पड़ताल करना चाहते थे, जिसने उसे 40,000 साल तक जिंदा बचाए रखा। इस बार एक्सपेरिमेंट के दौरान आइसमैन को एक चैम्बर में रखा गया और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके साथ ही आइसमैन हार्ट बीट्स भी धीरे धीरे स्लो हो रही थी। लेकिन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर जब हुआ तो एक बार के लिए उसकी हार्ट बीट्स रुक गई। ये देख सब लोग घबरा गए और तुरंत टेम्परेचर को वापस नॉर्मल कर दिया गया। खुशकिस्मती से आइसमैन जिंदा बच गया और इस बात का एहसास आइसमैन को भी था। अब जब वो वापस अपने इकोसिस्टम में गया तो उसने इशारों इशारों में स्टैनली को कहा है कि तुम्हारे साथ ही मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, इससे अच्छा तो तुम मुझे एक ही बार में मार डालो। ये सुनकर स्टैनली को बहुत बुरा लगता है। वो आइसमैन को मारने से इनकार करने के तुरंत बाद डियाने के पास पहुंचता है। स्टैनली डियाने से कहता है कि तुम मेरे साथ उससे मिलने चलो। हो सकता है एक औरत से मिलकर उसके अंदर की कुछ और भी खूबियां बाहर आए और हम उसके ज्यादा जान पाए। पहले तो डियाने ने मना किया, लेकिन स्टैनली के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो राजी हो गई। इसके बाद जब स्टैनली उसे लेकर आइसमैन के पास पहुंचा तो डियाने को देखकर आइसमैन काफी जोश और उमंग से भर गया। जनाब डियाने को सूंघकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे और एक कीड़ा देकर डियाने को पटाने की कोशिश करने लगे। अंत में जब उसने घबराई हुई डियाने को छूने की कोशिश की तो स्टैनली ने उसे रोक दिया और कहने लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर आइसमैन अपनी गुफा में गया और उस टूटे हुए पाइप को लेकर आया। अब आइसमैन इस टुकड़े के बदले में स्टैनली से डियाने का सौदा करने की फिराक में था, लेकिन जब स्टैनली ने उसे समझाया तो वो मान गया और स्टैनली डियाने को लेकर यहाँ से चला गया। अब आइसमैन में मौजूद समझदारी देख डियाने भी स्टैनली की तरह उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगी और उससे मिलने आने लगी। आइसमैन भी दोनों संग काफी बातचीत करने लगा। फिर एक दिन आइसमैन ने जमीन पर एक चित्र बनाया जिसमें एक लड़की और 2 बच्चे दिखाई दे रहे थे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आइसमैन काफी जोश में बातें कर रहा था। उसकी बातें रिसर्चर्स को समझ तो नहीं आई, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो अपने परिवार की छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है और पूछ रहा है कि वो लोग अब कहाँ हैं। इसी बीच उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ गया। अब हेलीकॉप्टर को देख आइसमैन उसे एक पक्षी समझते हुए चिल्लाने लगा। वो फौरन पत्थरों पर चढ़ने लगा और हेलीकॉप्टर को भीड़ा शब्द से बुलाने लगा। ये शब्द सभी की डिक्शनरी से बाहर था, इसलिए रिसर्चर्स ने हेलीकॉप्टर को फौरन आगे चले जाने के लिए कह दिया। अब स्टैनली इस भीड़ा शब्द का मतलब पता करना चाहता था, इसलिए वो पास ही में रहने वाले कुछ ट्राइबल लोगों के गया जो प्राचीन समय के बारे में जानकारी रखते थे। इन्होंने स्टैनली से बताया कि भीड़ा असल में एक मिथिकल बर्ड है, जिसे असल में मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता था। इसका काम लोगों को उनके अच्छे बुरे कर्मों के मुताबिक स्वर्ग या नर्क में ले जाना होता था। ये सुनकर स्टैनली को अंदेशा हुआ कि आइसमैन हेलीकॉप्टर को देखकर उसके पास जाने की कोशिश क्यों कर रहा था।
ट्राइबल लोगों की बातें कनेक्ट करते हुए स्टैनली इस नतीजे पर पहुंचा कि आइसमैन के समय में भी लोक गाथाओं में माना जाता था कि जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएंगे तब प्रलय आएगा और धरती के सभी इंसान, पशु पक्षी और जानवर सब खत्म हो जाएंगे। उस समय पर ह्यूमैनिटी को सिर्फ भीड़ा नाम का ये पक्षी ही बचा पाएगा। आइसमैन ने शायद इसी प्रलय को रोकने के लिए अपना शरीर भगवान को समर्पित करते हुए जिंदा समाधि ले ली थी ताकि उसके लोग और धरती बच सके। आइसमैन ने जब जमीन पर वो चित्र बनाए तब वो अपने परिवार की सलामती पूछने की कोशिश कर रहा था। वहीं हेलीकॉप्टर को देखकर आइसमैन को लगा कि ये वही मिथिकल बर्ड भीड़ा है और आज इसने दर्शन दिए हैं तो उसके लोगों की जान बच सकती है। पक्षी गायब होने को लेकर चिंता में डूबा आइसमैन अब एक बार फिर से अपने लोगों को बचाने के लिए समाधि लेने का विचार बनाने लगा। उसने स्टैनली से बातचीत करना भी बंद कर दिया। वो बस अकेले बैठा रहता और अपने शरीर पर अजीबोगरीब सिंबल्स बनाते रहता। और तो और दुखी आइसमैन ने समाधि से पहले भगवान को देने के लिए चढ़ावा भी तैयार कर लिया। अब सभी रिसर्चर्स उसकी समस्या समझ रहे थे, लेकिन मेबल और स्टैनली के अलावा कोई उसके लिए भावुक नहीं था। एक दिन जब स्टैनली आइसमैन से मिलकर वापस गया तो आइसमैन चुपके से देख लेता है कि स्टैनली ने गेट कैसे खोला। स्टैनली जैसे ही बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे आइसमैन ने गेट खोल लिया और लैब में पहुंच गया। यहाँ मिरर में अपनी परछाई देख वो घबरा गया और इसे तोड़कर आगे जाने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया तो उसने उसे अपने भाले से जख्मी भी कर दिया। काफी देर तक अंदर भटकने के बाद फाइनली आइसमैन बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर खुले आसमान में आकर आइसमैन काफी खुश था। इसी बीच उसने वापस एक हेलीकॉप्टर देखा और उसके पीछे जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर से टकराते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद रिसर्चर्स ने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया और लैब में ले आए। खुशकिस्मती से आइसमैन एकदम सही सलामत था, लेकिन अब रिसर्चर्स उसकी भावनाएं समझने की बजाय सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान देने की ठान रहे थे। वहीं स्टैनली इस बात से राजी नहीं था। ऐसे में सीनियर्स ने उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, मगर स्टैनली के दिमाग में अब भी आइसमैन की भावनाएं घूम रही थीं। वो सिर्फ आइसमैन को मिथिकल बर्ड भीड़ा से मिलवाना चाहता था ताकि आइसमैन अपनी ट्राइब को बचाने का वहम पूरा करके सुकून से जी या मर सके। ऐसे में स्टैनली ने मेबल के साथ मिलकर आइसमैन को लैब से भगाने का प्लान बनाया और सफल भी हो गया। आजाद होने के बाद आइसमैन काफी खुश था और स्टैनली उसे लेकर कहीं दूर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी लैब में मौजूद अन्य रिसर्चर्स को इस बारे में पता चल गया और सब लोग पूरी तैयारी के साथ उनका पीछा करने लगे। आइसमैन को पकड़ने हेलीकॉप्टर्स भी आए, लेकिन आइसमैन को अब भी इनमें अपना वो मिथिकल बर्ड भीड़ा दिखाई दे रहा था। वो फौरन हेलीकॉप्टर के पीछे भागना शुरू हो गया। हालांकि स्टैनली ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने स्टैनली की एक भी नहीं सुनी। इसी बीच दोनों के बीच बर्फ की एक दरार बन गई और आइसमैन स्टैनली की आंखों से ओझल हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हम देखते हैं कि आइसमैन ने हेलीकॉप्टर यानी अपने मिथिकल बर्ड भीड़ा को पकड़ लिया है और एक पायलट उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आइसमैन ऊपर चढ़ने की बजाय कुछ ऐसे मुस्कुरा रहा था कि मानो उसने भीड़ा पर बैठे अपने देवता को देख लिया है और उनके सामने अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। इसके बाद आइसमैन ने बड़ी ही सुकून भरी मुस्कान के साथ हाथ छोड़ दिए और नीचे गिर गया। आइसमैन को मरते देख स्टैनली दुखी तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसे खुशी भी थी कि आज आइसमैन को अपनी 40,000 सालों की तपस्या का फल मिल गया और वो सुकून भरी मौत पाने में सफल हो गया। दोस्तों, ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम था आइसमैन, जो कि 1984 के दौरान रिलीज हुई। मूवी पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।